हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेक आईएएस की हम टेस्ट को लगा रहे हैं यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए। और यूपी पीसीएस की जो आज हमारी मेक आईएएस का टेस्ट लग रहा है, टेस्ट नंबर आज हम 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पॉलिटी सेगमेंट का जो है टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। पिछली वीडियो में पहला नंबर का टेस्ट लगाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, देखा भी है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता आपकी, तो ये सपोर्ट भी आप सभी का मिला है। छोटा सा अपडेट है, जितनी भी वीडियोस बनती है सभी की पीडीएफ अगर आपको टेस्ट की लेनी होती है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप पर चले जाना है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ऐप पर जाने के बाद टेस्टीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मल्टीपल टेस्टीज मिल जाएंगी यूपी पीसीएस की, चाहे वो मेक आईएएस की हो, संस्कृति की हो, दृष्टि की हो, है ना, और मल्टीपल्स जीएस वर्ल्ड की हो, मल्टीपल्स कोचों की टेस्टीज मिल जाती है। पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, कोई भी आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। तो देर नहीं करेंगे, अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपने क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो ठाकुरदास भार्गव ने, क्या कहा जा रहा है कि ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो सबसे पहले तो ठाकुरदास भार्गव के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि एन ए पालकीवाला ने, किसने, एन ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान को परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो पहला हो गया गलत। प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, बिल्कुल बात ठीक है। प्रस्तावना की भाषा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है, तो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव नहीं है, बल्कि भाषाई जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रभाव देखने को मिलता है। तो अमेरिका की नहीं मिलता है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान का, कौन सी, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलियाई संविधान की भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला और तीसरा गलत है, पूछा था कौन सा सही नहीं है, हम कहेंगे पहला और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन संविधान के स्वरूप में शामिल नहीं है। तो इन चारों में संविधान के स्वरूप में शामिल कौन सा शब्द नहीं है। गणराज्य शामिल है, समाजवादी शामिल है, पंथ निरपेक्ष शामिल है, और यहीं पर एक और शब्द अगर आता तो वो भी आप बताते थे, लोकतंत्रात्मक। क्या था, लोकतंत्रात्मक कहते, वो भी आप कहते थे आप संविधान के स्वरूप में शामिल है। जबकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की जाए तो ये आपके संविधान के प्रारूप में शामिल नहीं है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर जो है नहीं है। क्यों, संविधान का जो उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, संविधान का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में राष्ट्र की एकता और अखंडता शामिल की गई है, ना कि स्वरूप में शामिल किया गया है। स्वरूप में गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात यहां पर की जाएगी, ना कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर, व्यक्ति की गरिमा, ये सभी उद्देश्य के भाव के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता देश की जनता बजाय राज्य में निहित होती है। क्या ये सही है भाई, एक गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक बात है। दूसरा कहता है कि एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन कहना है, कौन सा विचार करना है, सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से आप कहेंगे केवल दूसरा वाला सही था, पहला वाला गलत था, है ना। क्यों गलत था, क्योंकि राज्य में राजनीतिक समता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। किसमें, देश की जनता में निहित होती है। और यहाँ पर क्या बता दिया गया था, देखो यहां पर क्या बता दिया गया था, यहां बता दिया गया राज्य में निहित होती है, जबकि राज्य में नहीं जनता में निहित होती है, इसीलिए पहला गलत था, केवल दूसरा वाला यहां पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित उद्देशिका संबंधी मामलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उद्देश्य का संबंधी विचार करना और कालक्रम में विचार करना है, व्यवस्थित करना है। बेरूबारी संघ मामले की बात किया तो यह 1960 से संबंधित है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान की बात किया तो 1964 से संबंधित है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात किया तो 1967 से संबंधित है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से संबंधित है। तो 60, 64, 67 और 73 एक तरीके से देखी जाए ऑलरेडी सही लगे हुए हैं, आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना के संदर्भ पर विचार करना है, और प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन असत, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। प्रस्तावना के बारे में कि इसमें संशोधन का प्रश्न पहली बार बेरूवाड़ी संघ मामले में उठाया गया है। तो आप सभी को पता होगा बेरूवाड़ी संघ मामले में नहीं उठाया गया था, बल्कि केशवानंद भारती मामले में उठाया गया था। कौन से में,
केशवानंद जो भारतीय मामला था 1973 वाला, इसमें प्रियम्बल का जो आपका मामला है वो संशोधन का उठाया गया था 1973 में, तो पहला गलत हो गया। केशवानंद भारतीय मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल ठीक है। केशवानंद भारतीय मामले में न्यायालय ने व्यवस्था दी प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो है नहीं माना जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी सही है। ऑप्शन पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत था, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन गलत था, जबकि दूसरा और तीसरा सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमारे देश में सभी धर्म समान हैं किंतु उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है, किंतु उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन क्या सही लिखा है, तो हम कहेंगे गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाओं में विद्यमान है, ये तो ठीक है। देश में सभी धर्म समान है, ये भी बात ठीक है, किंतु सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं होता, ये गलत लिखा है। सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, तो पहला वाला गलत हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन कहेंगे केवल पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही होगा, कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर टिक लगाएंगे, है ना। दूसरा वाला सही था, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट आता है कि युग्म कितने सही है प्रस्तावना के बारे में और क्या कहा गया, इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे बात की जाए, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या कहा जा रहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के द्वारा कही गई थी, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा कहता है कि हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, और यह बात सर BN राव ने कही। क्या ये सही है? तो भाई प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है ना, सबसे सम्मानित भाग है, ये ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। लेकिन हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये बात KM मुंशी के द्वारा कही गई है। किसने कही है? KM मुंशी के द्वारा कही गई है, ना कि सर BN राव के द्वारा। तो दूसरा तो गलत हो गया। कुंजी नोट के बारे में सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और सी, ए और सी सही है, जबकि बी गलत है। कितने युग्म सही? तो कहेंगे 2 युग्म सही है, तीसरा बी वाला युग्म जो है गलत था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किए जाते हैं? ऐसे कौन से रूप हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किए जाते हैं? आप कहेंगे पहल, प्रत्यावर्तन रिकॉल, जनमत संग्रह और परिप्रेक्षा, है ना। ये चारों ही चीजें आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किए जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रत्यावर्तन का मतलब होता है प्रत्याशी को वापस बुलाना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रस्तावना में न्याय के अंतर्गत 2 प्रकार के न्याय शामिल हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हालांकि न्याय 3 प्रकार के बताए गए और यहाँ 2 प्रकार के लिखे हैं, तो ये सही है। तो आप कहेंगे भाई गलत ही लिखा है। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? एक आपका सामाजिक न्याय है, याद रखिएगा। सामाजिक के बाद एक आपका आर्थिक न्याय है, याद रखना है। और आर्थिक के बाद एक आपका राजनीतिक न्याय है। कौन सा है? राजनीतिक न्याय है। संविधान की प्रस्तावना में 3 समता का उल्लेख, 3 समता का जो उल्लेख है वह किया गया है ना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता का उल्लेख नहीं किया गया है, 2 प्रकार की समता का उल्लेख मिलता है। एक तो मिलता है आपका प्रतिष्ठा का, कौन सा मिलता है? प्रतिष्ठा का, और एक मिलता है आपका अवसर का, है ना। तो 2 प्रकार की, तो आप कहेंगे दूसरा भी गलत है। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही था, ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही था, याद रखिएगा। दोनों ऑप्शन मैंने आपको लेकिन करेक्ट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई भारत में पंथ निरपेक्षता के बारे में कौन सा कथन सही है? शंकरी प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म निरपेक्षता को संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई गलत है। क्या है भाई? कहेंगे गलत है, क्योंकि SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ के मामले में आधारभूत ढांचे को मान्य ठहराया था, ना कि शंकरी प्रसाद। तो आपका यहां पर कहेंगे SR बॉम्बे बनाम भारत संघ, है ना। और ये भारत संघ कब हुआ था? 1994 में, 1994 में हुआ था, जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे को मान्य ठहराया गया है। पहला गलत हो गया। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है, राज्य को कोई अपना धर्म नहीं है, तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? जैसे बात की जाए, भारत की शासन प्रणाली संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का समन्वय है। क्या ये सही कहता है? आप कहेंगे भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के समान है ना, ब्रिटेन के समान है, तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो गया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व संविधान की कठोरता है,
संवैधानिक कठोरता है क्या? आप कहेंगे भाई ये भी गलत है, का एकल कार्यपालिका का यहाँ पर होना होता है, तो दूसरा भी गलत है। संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली होती है तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जरूर पाया जाता है, तो आप कहेंगे केवल डी वाला, तीसरा वाला सही है, जबकि ऑप्शन पहला और दूसरा गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। भारत का संविधान राज्यों में सरकार और संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। क्या कहता है? भारत का संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 165 राज्यों में संसदीय व्यवस्था से संबंधित है, तो अनुच्छेद 165 क्या कह रहा है कि भाई किससे संबंधित है? संसदीय व्यवस्था से। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 74 और 75 संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है, आर्टिकल 163 और 164 राज्यों में संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा? दूसरा वाला तो गलत नजर आ रहा है, केवल पहला वाला ही यहां पर जो है सही है ना, केवल पहला वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी होती है। बिल्कुल बात ठीक है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, करेक्ट है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो जाती है। बिल्कुल बात है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो दोनों ही कथन सही है, तो डी पे कहेंगे। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके करेक्ट है ना, दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसदीय सरकार के संदर्भ में विचार के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? संसदीय सरकार के संदर्भ विचार करना है, क्या विचार करना है? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार जो है कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था की संज्ञा आइवर जेनिंग्स के द्वारा दी गई है, ये भी सही है। जापान संसदीय सरकार का एक उदाहरण है, ये भी करेक्ट है, तो तीनों ही सही है, तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसदीय सरकार की विशेषता के बारे में विचार कीजिए। संसदीय सरकार की विशेषता, राजनीतिक एकरूपता इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक बात है, सरकार में मंत्री दोहरी सदस्यता धारण करते हैं, सरकार में मंत्री दोहरी सदस्यता धारण करते हैं। ठीक बात है, 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करना ही होता है। इस सरकार की व्यवस्था में राष्ट्रपति नहीं निभाता बल्कि पीएम नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक और दूसरा वाला ठीक था, ऑप्शन यहाँ पर डी वाले में देख लेते हैं, ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के बारे में जैसे बात की जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है, ये तो करेक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। किचन कैबिनेट गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को विघटित करने का अधिकार, भाई विघटित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का निचला सदन विघटित नहीं होता, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संसदीय व्यवस्था सरकार की विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा कहता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति का मंत्रियों पर नियंत्रण होता है। क्या होता है? मंत्रियों पर नियंत्रण होता है, नियंत्रण होगा, आप कहेंगे भाई नहीं होता है। इस व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, आप कहेंगे करेक्ट है। यह वैकल्पिक सरकार की शासन व्यवस्था को सुनिश्चितता प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3, 4 सही है, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में विभेद को इंगित करता है? तो भारतीय और ब्रिटिश मॉडल को विभेद को इंगित करता है राज्य के मुखिया का निर्वाचन, प्रधानमंत्री की सदन संबंधी सदस्यता, संसद और संविधान की सर्वोच्चता। तो आप कहेंगे पहली बात तो की बात की जा रही है कि भारत और ब्रिटिश मॉडल में विभेद के रूप में एक से अधिक यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्या है? एक से ऑप्शन आपके ज्यादा करेक्ट है, तो डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार कौन सी नहीं है? दोहरी सरकार है, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान विशेषता है, आप कहेंगे गलत, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, कठोर संविधान भी है, तो अलिखित संविधान की संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है, बिल्कुल ठीक है। भारत की केंद्रीकरण प्रवृत्ति कनाडाई व्यवस्था से समानता प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। जब दोनों ही सही है तो डी वाले पे हम कहेंगे कनाडाई प्रवृत्ति की ओर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इसी सिद्धांत के तहत कार्य भी करता है। जब दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो डी वाले पे कहेंगे आपका
लोकसभा के प्रति गठबंधन 75 आर्टिकल में है और सामूहिक उत्तरदायित्व का मंत्रियों का संसद के प्रति उत्तरदायी जो है बनाए रखता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय की संज्ञा दी है? अल्पसंघीय की संज्ञा जो है आपके केसी व्हीलर के द्वारा दी गई है। किसने? केसी व्हीलर ने अल्पसंघीय की व्यवस्था जो है की है। बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बात की जा रही है सही है? तो बॉम्बे बनाम के बारे में बात की जा रही है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात की जाए इस बाद में राज्यों को संवैधानिक अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है ना, संवैधानिक अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है ना, बॉम्बे बनाम राज्य के मामले में ऐसा किया गया है। यह बात संघीय को संविधान को मूल विशेषता बताता है। बिल्कुल बात ठीक है, मूल विशेषता बताता है। यह बात आपातकाल के दौरान राज्यों पर केंद्र के अप्रभावी होने का एक अपवाद मानता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। जब आपके तीनों सही है तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बॉम्बे राज्य के मामले में। संविधान के संशोधन की शक्ति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की संशोधन शक्ति भाग XX के संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, आप कहेंगे आर्टिकल 368 के तहत। क्या करेक्ट है? बिल्कुल बात ठीक है। इसके तहत संसद को किसी भी उपबंध के निरसन करने का अधिकार नहीं है। भाई अधिकार है, परिवर्तन निरसन संशोधन जो है कर सकती है। आप कहेंगे दूसरा तो गलत लिखा है, अधिकार नहीं है, परिवर्तन का अधिकार है। आप कहेंगे परिवर्धन का अधिकार है, परिवर्तन के साथ साथ परिवर्धन का अधिकार है और निरसन का भी अधिकार है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं, मतलब कि गलत ऑप्शन यहां पर कौन सा है? संविधान के संशोधन प्रक्रिया के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? जैसे विचार की जाए, विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। भाई विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कथन कहता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, ये भी बात करेक्ट है। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। अरे भाई संविधान संशोधन प्रक्रिया में संयुक्त बैठक का प्रावधान की बात की जा रही है, कह रहा है नहीं होता, है ना, तो आप कहेंगे ये तो गलत लिखा है। राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि अनुच्छेद 368 तीन प्रकार के संशोधन की व्यवस्था जो है करता है। तो 3 प्रकार के नहीं करता है, बल्कि 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था जो है करता है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, आधे राज्यों द्वारा, साधारण बहुमत के माध्यम से। तो पहला गलत हो गया। संसद साधारण बहुमत से संविधान संशोधन का उपबंध अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो भाई साधारण संसद से नहीं है, आप कहेंगे विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों के संविधान की संस्तुति से ही कुछ किए जा सकते हैं। ऑप्शन दूसरा वाला भी गलत है, पहला सही है ना, पहला सही है ना दूसरा सही है। आप कहेंगे ए और 2 दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो हम यहाँ पर ए वाले पे टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कौन सा विषय संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन योग्य विषय नहीं है? यहां पर कही जा रही है ऐसा कौन सा विषय है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन योग्य विषय नहीं है? तो राज्य विधानसभा का निर्माण, उसकी समाप्ति, ये तो शामिल है। संसद में गणपूर्ति भी शामिल है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी शामिल है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन यहां पर कहेंगे नहीं है। डी ऑप्शन हम कहेंगे यहां पर जो है नहीं है ना। तो यहां पर जो है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन योग्य विषय राज्य के नीति निर्देशक विषय नहीं है, बाकी सभी आपके ऑप्शन आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि कुछ सदस्यता अभिव्यक्ति का जो अर्थ है वो सदन की रिक्तियों सहित सदस्यों की कुल संख्या से संबंधित होता है। बिल्कुल बात ठीक है। विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के प्रथम पाठन चरण पर केवल चर्चा के लिए आवश्यक होती है। भाई केवल चर्चा के लिए होती है, ये गलत है। केवल मतदान के लिए होती है। क्या होती है? केवल मतदान के लिए होती है, केवल चर्चा के लिए नहीं होती है। आप कहेंगे भाई ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संशोधन प्रक्रिया से संबंधित कथनों पर विचार करें। संशोधन प्रक्रिया संबंधी कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। कहां पर है? संविधान संशोधन शक्ति संसद में निहित है, बिल्कुल ठीक है। राज्य विधानमंडल के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अरे भाई गलत लिखा है, नहीं लाया जा सकता है। अमेरिका में कुछ उपबंधों को 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ गलत है। क्या है? पहला और दूसरा सही है, जबकि ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने संशोधन प्रक्रिया को लचीलेपन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन माना है? लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी और रिगिडिंग प्रक्रिया के बीच बेहतर संतुलन माना है, आप कहेंगे केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर ने लचीलेपन और जटिलता के बीच जो है बेहतर संतुलन माना है। निम्नलिखित में से किस तरह मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा परिवर्तनीय बताया गया है? तो किस बाद में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फंडामेंटल राइट्स को लोकोत्तर अपरिवर्तनीय बताया गया है? आप कहेंगे गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद में जो हुआ था आपका गोलकनाथवाद 1967 से संबंधित है, जिसमें लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? जैसे शंकरी प्रसाद मामले की बात करें तो 1951 सही है, केशवानंद भारती मामला 1973 सही है, गोलकनाथ मामला 1967 सही है और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो है करेक्ट है। ऑप्शन जो यहाँ पर जो लिखे हैं उनको छोड़ दो आप, बाकी जो बता दिए वो आपके यहाँ पर जो है सही मिलान है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केशवानंद भारती मामले में विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? केशवानंद भारती मामले में विचार करना है, इसे 26वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा गया। 26वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बहाल रखा, क्या करेक्ट है? आप कहेंगे भाई गलत है। 24वें कौन से 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता के द्वारा इसको जो है बहाल रखा गया था। इसके अनुसार संसद मूल संरचना से जुड़े मौलिक अधिकारों को वापस जो है नहीं ले सकती है। बिल्कुल बात ठीक है, केवल दूसरा सी वाला सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, किस विषय में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में संबंध कोई विषय। तो चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। किस विषय पर? तो आप कहेंगे चारों विषय पर संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में आते हैं? तो राजभाषा की बात किया आर्टिकल में तो 343 से लेके 351 में आपकी राजभाषा से संबंधित है। भाग की बात की जाए तो XVII में संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका विधि की भाषा, अन्य निर्देशों की भाषाओं की बात जो है यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघ की भाषा के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है? भाई संघ की भाषाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जाए तो संघ की भाषाओं के बारे में अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर हिंदी संघ की भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। कैसी है? हिंदी संघ की भाषा है, लिपि देवनागरी है, करेक्ट है। संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से 1950 से पूर्व प्रयोजन के लिए जारी किया गया था। तो 10 वर्षों तक नहीं बल्कि 15 वर्षों तक की यहाँ पर बात की गई थी, दूसरा गलत है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति आयोग की स्थापना भी करने की बात की गई थी, करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था, मैंने आपको वो बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, संघ की भाषा के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? संघ की भाषा के बारे में विचार करना है। जैसे विचार की जाए 1955 में, क्या है 1955 में राष्ट्रपति ने गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। तो 1955 में राष्ट्रपति ने जेबी खेर की अध्यक्षता में, किसकी? जेबी खेर की, गोविंद बल्लभ पंत नहीं है, बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो पहला गलत हो गया। 1957 में जेबी खेर की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा की थी। तो 1957 में तो समिति बनी थी, लेकिन बीजी खेर की अध्यक्षता में नहीं बनी थी, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी थी। तो आप कहेंगे दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो छोटा सा अपडेट है, जैसे हमने आपको बताया हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट। यहाँ पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज के लिए पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है, प्रिंट आउट वगैरह आप जो है निकलवा सकते हो। ऐप पर जाना है, ऐप पे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से चले जाना है, प्ले स्टोर से सर्च कर लेना है, पीडीएफ टेस्ट सीरीज के मिल जाएंगे, वो डाउनलोड कर लेना है। साथ में हमारा मल्टीपल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं, उन कोर्सेज को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर लौटते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसी राज्य की विधायिका उस राज्य की भाषा के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव जो है कर सकती है। बिल्कुल बात ठीक है, कर सकती है, ऐसा उसके पास अधिकार है। राज्यों के द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं तक ही सीमित होता है, नहीं केवल सीमित होता है ये बात नहीं है, है ना। मुख्य क्षेत्रीय भाषा को भी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकती है, इसलिए दूसरा गलत है, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही रहेगा, है ना। समय समय पर परिवर्तन भी भाषाओं को लेकर किए गए हैं।
न्यायपालिका की भाषा के संदर्भ पर विचार करिए। न्यायपालिका की भाषा के संदर्भ में विचार की जाए, उच्चतम न्यायालय एवं उस प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। बिल्कुल ठीक है। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक और अधिनियम के आधिकारिक पाठ भी केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है, तो डी ऑप्शन पर हम कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। राजभाषा अधिनियम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। राजभाषा अधिनियम के बारे में, इसके अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में होते हैं। ये भी बात सही है। उच्चतम न्यायालय उन्हीं भाषाओं को याचिकाओं को सुनता है कि जो अंग्रेजी में होते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत को किसी भी भाषा में अभ्यावेदन जो करने का अधिकार है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। किसी भी भाषा में वो अभ्यावेदन जो है दे सकता है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक राज्य को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्रत्येक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएंगे। तो दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ही सही है। हम कहेंगे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन असत्य है। गलत ऑप्शन कौन सा है। संथाली 92 संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में क्या है, संथाली 92 संविधान संशोधन से जो है जोड़ी गई थी। क्या ये सही है। बिल्कुल ठीक है। नेपाली भाषा का 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। तो आप कहेंगे भाई ये ऑप्शन जो है गलत है ना। नेपाली को बात किया है तो 21वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया है। करेक्ट है। मैथिली 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। करेक्ट है। नेपाली भाषा की बात किया तो 21वें नहीं, नेपाली भाषा हो गया, कोकड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, ये सभी भाषाएं आपकी किसमें 71वें संविधान संशोधन से जो है जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहां पर, ऑप्शन कहेंगे दूसरा वाला जो है गलत था। जबकि सिंधी भाषा एक ऐसी थी जो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। कौन सी। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन जोड़ी गई थी। तो बी ऑप्शन यहां पर जो है गलत था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजभाषा पर संसदीय समिति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई राजभाषा पर संसदीय समिति के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया था। क्या ये सही है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। राजभाषा अधिनियम ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की। ये भी करेक्ट है। यह समिति 1965 में गठित की गई थी। भाई 1965 में गठित नहीं की गई थी। एक्ट 1965 में लाया गया था, बल्कि 1976 में गठित की गई थी। कब की गई थी। 1976 में, 76 में गठित की गई थी। तीसरा गलत है। इस समिति का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग की दिशा में प्रगति की समीक्षा करना था। करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। राजभाषा पर संसदीय समिति पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। राजभाषा पर संसदीय समिति के बारे में विचार, संविधान के अनुसार प्रत्येक अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। भाई इसके अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन होते हैं। सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर समिति के अध्यक्ष को चुने जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला गलत है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं सौंपती है, यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को सौंपती है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए युग्म हैं और यहाँ पर कितने युग्म सही हैं। जैसे बात की जा रही है आर्टिकल 347 अनुच्छेद 347 किसके बारे में, किसी राज्य की जनसंख्या की एक समूह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। ये तो करेक्ट लिखा हुआ है ना। दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर अनुच्छेद 360 से कहता है सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा आर्टिकल 346 नहीं बल्कि 348 के बारे में जो है बात करता है। तो गलत है। अनुच्छेद 348 लिखा है, इसमें भाषा से संबंधित कुछ नियम, अधिनियम, विशेष प्रक्रिया। तो आपके आर्टिकल 348 में नहीं बल्कि 349 में। ये भी गलत है। कितने युग्म, केवल ए वाला, पहला वाला ही आपका सही था। किसी राज्य की जनसंख्या समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा आर्टिकल 347 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे अनुच्छेद 350 ए कहता है, क्या कहता है कि भाई प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाओं के बारे में। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा के बारे में। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश देता है। और अनुच्छेद 350 भी भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष पदाधिकारी के बारे में
बात करता है। तो इस तरीके से आप मिलाने के लिए याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड शास्त्रीय भाषा के लिए नहीं है? ऐसा एक मानदंड है जो शास्त्रीय भाषा के लिए नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज के लिए 15,000 से लेकर 20,000 वर्ष पुराने इस प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता हो। क्या ये सही है? आप कहेंगे भाई पहला वाला ही ऑप्शन जो है गलत है। यह प्राचीन साहित्य ग्रंथ राशि हो, करेक्ट है। एक मौलिक साहित्यिक परंपरा हो, सही है। दूसरे भाषा भाषी समुदाय की उदाहरण ना ली गई हो, करेक्ट है। और यहाँ पर जो 15,000 से 20,000 लिखा है ये नहीं है, बल्कि 1500 से 2000 वर्ष अगर पुरानी है तो आपका जो है प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज जो है की गई हो, तब ऑप्शन आपका ए वाला भी करेक्ट आता है। इसीलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, निम्नलिखित भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष युग्म का विचार कीजिए कौन सा सही है। जैसे संस्कृत को बात की जाए तो 2005 में दिया गया था, करेक्ट है। तेलुगु को 2013 में नहीं बल्कि तेलुगु को 2008 में दिया गया था। तमिल की बात किया, तमिल को आप कहेंगे 2004 में दिया गया था, करेक्ट है। और मलयालम को 8 में नहीं बल्कि 2013 में दिया गया था। पूछ रहा है कितने युग्म सही है, तो आप कहेंगे 2 सही है, 2 गलत है। आप कहेंगे 2 युग्म यहाँ पर जो है आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है? चलिए विचार किया जाए। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है, करेक्ट है। राज्य की राजभाषा 345 में है, करेक्ट है। राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा की बात की जाए तो आपकी 344 में नहीं है, 346 के अंतर्गत जो है आती है। और एक राज्य से दूसरे राज्य भाषा में संवाद की राजभाषा 346 में, करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सही नहीं था। नेक्स्ट आता है, 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के बारे में वह इस भाषा से संबंधित है। भाई 96 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, यह किस भाषा से संबंधित है? आप कहेंगे उड़िया भाषा से संबंधित। कौन सी? उड़िया भाषा से संबंधित है। उड़िया को उड़ीसा से प्रतिस्थापन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के संविधान के कार्यों का उल्लेख करते हैं? ऐसा कौन से वर्णन कथन है जो संविधान के कार्यों का वर्णन करते हैं, बात की जा रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर संविधान के कार्यों का जो वर्णन है, समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाना, बिल्कुल बात ठीक है, संविधान के कार्य करते हैं। समाज में निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण करना, यह भी शामिल है। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनी की सीमाओं के निर्धारण के बारे में बात करना। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3 डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? विचार करना है कौन सा सही है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है, बिल्कुल बात ठीक करता है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों को स्पष्ट करना सरकार को व्यक्तियों को सीमित करने का उदाहरण है, दूसरा भी सही है। संविधान राष्ट्रीय आपातकाल के अधिकारों को वापस लेने की परिस्थिति उल्लेख करता है, तीसरा भी सही है। आप कहेंगे डी रहेगा। उपयुक्त में सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के संदर्भ में विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। संविधान के संदर्भ में, संविधान सरकार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है, सही बात है। संविधान एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों का निर्माण भी करता है, तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ए और बी दोनों रहेंगे, ए वाले पे टिक लाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। संविधान किसी समाज को सामूहिक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करता है, ठीक है। संविधान मूलभूत राजनीतिक पहचान प्रदान नहीं करता। भाई राजनीतिक मूलभूत पहचान कैसे प्रदान नहीं करता? ये तो करता है, ये गलत है। संविधान नैतिक पहचान प्रदान करता है, क्या कहता है? संविधान नैतिक पहचान प्रदान करता है, आप कहेंगे ये सही है। तो केवल पहला और तीसरा सही था, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन का उद्देश्य बताइए। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन के बारे में बात करना है। इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, बिल्कुल ठीक है। इन भाषाओं के रूप, शैली और भावों को हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया गया है, करेक्ट है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, डी वाले पे टिक करेंगे। अभिकथन और कारण यहाँ पर कहता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभिकथन कहता है कि भारतीय संविधान कानूनों का एक जीवन दस्तावेज है, बिल्कुल जीवन दस्तावेज सही है। कारण कहता है कि भारतीय संविधान के उपबंधों की एक से ज्यादा व्याख्याएं संभव है, तो दूसरा भी सही है। आप कहेंगे ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट आता है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित। अरे भाई ये तो साफ तौर पर लिखा है, केवल वोट और जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है, विकासशील संस्थाओं। प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है। प्रजातंत्र में सभी राजनीतिक संस्थाओं लोगों के प्रति उत्तरदायी उचित भावना होती है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ पर कथनों पर विचार करना है कि शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए शास्त्रीय भाषाओं के बारे में विचार कर लेते हैं।
कौन सा ऑप्शन सही है? 2004 में शास्त्रीय भाषाओं का एक भाषा वर्ग बनाने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल बात ठीक है, 2004 में ऐसा कहा भी गया था कि एक जो है भाषा वर्ग को जो है शास्त्रीय भाषाओं का बनाए जाने का फैसला लिया जाए। 2008 में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा के मानदंड दिए गए थे। 2006 में दर्ज किए गए थे मानदंड, ना कि 2008 में। तो दूसरा गलत हो गया। कोई भाषा शास्त्रीय भाषा घोषित होने पर उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? आप कहेंगे संघ की कार्यपालिका में उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर सभी शामिल होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। संघ की कार्यपालिका भाग 5 में आती है। कौन सी भाग 5 में आती है? आर्टिकल की बात किया तो 52 से लेकर 52 से लेकर 70-80 तक आपके आर्टिकल जो है आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कितने कथन यहाँ पर असत्य हैं? असत्य गलत ऑप्शन यहाँ पर कितने हैं? जैसे बात किया है उद्देश्य का गैर न्यायिक है। क्या है? उद्देश्य का गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या ये सही है? आप कहेंगे उद्देश्य का गैर न्यायिक होती है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक प्रस्तावना में केवल 3 बार संशोधन हुआ है। 3 बार हुआ है? केवल 1 बार हुआ है। केवल 1 बार हुआ है। 42वें संविधान संशोधन था जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो दूसरा गलत है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये भी गलत है। आप कहेंगे 2 युगम यहाँ पर, 2 कथन यहाँ पर जो है गलत है, केवल एक ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। बिल्कुल ठीक है। जन गण मन का अनुवाद जवाहरलाल नेहरू ने फरवरी 1919 में बांग्ला भाषा में अंग्रेजी भाषा में किया था। बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया था। तो याद रखिएगा, जनगण मन का अनुवाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही फरवरी 1919 में चित्तूर जिले के मदनपल्ली में बांग्ला भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया था। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि उदारवाद के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो संविधान में उदारवाद भारतीयता के सर्व तत्वों की विशेषता के हेतु समाहित है। करेक्ट है। भारतीय संविधान में इसे सदैव सामाजिक न्याय से जोड़ा जाता है। करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। उदारवाद को भारतीय समाज में न्याय व्यवस्था से, सामाजिक न्याय से जोड़ा जाता है। कौन सा विकल्प भारतीय संविधान को आकार प्रदान करने में उपयोगी रहा है? आकार प्रदान करने में उपयोगी रहा है, आप कहेंगे नेहरू रिपोर्ट, कराची अधिवेशन, दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का विधेयक 1895 संबंधित है। ठीक बात है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित है। ठीक है। ए के अय्यर का दृष्टिकोण, ए के अय्यर का दृष्टिकोण पर कितना है कि लोकतांत्रिक कदम से न केवल ज्ञानोदय होगा बल्कि प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर बेहतर होगा, समग्र कल्याण सुनिश्चित होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है? आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 38वां एवं 39वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 38वां और 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित हुआ था, याद रखिएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन निर्वाचन की आवश्यकता को दर्शाते हैं? निर्वाचन की आवश्यकता कौन से कथन दर्शाते हैं? समाज के सभी वर्गों के पसंद के अनुरूप प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित को दर्शाते हैं, वर्तमान नेतृत्व में परिवर्तन को दर्शाते हैं। आप कहेंगे डी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मतदाता सूची के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाई मतदाता सूची के बारे में, यह मतदान करने के पात्र लोगों की सूची होती है। मतदान करने के पात्र लोगों की सूची होती है मतदाता सूची। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत का पालन करती है। बिल्कुल ठीक है। भारत में 21 वर्ष की अधिक आयु के लोग इसमें मत डालते हैं। भाई 21 वर्ष नहीं है आपका, 21 वर्ष नहीं है, 18 वर्ष हो गया है। तो आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा सही है ना। चलिए बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को संदर्भित करती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है संदर्भित करता है, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को कौन सी विशेषता संदर्भित करता है? अल्पसंख्यकवादी परिणाम। अल्पसंख्यकवादी परिणाम करता है? नहीं, कहीं नहीं करता है। स्थानीय प्रतिनिधित्व करता है, सीमित अनुपातिक प्रतिबिंब भी करता है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर संदर्भित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कथन बात की जा रही कौन सा करेक्ट है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में उपबंध किए गए हैं। बिल्कुल बात ठीक है, 5वीं अनुसूची जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध करती है। मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध 5वीं अनुसूची में, भाई 5वीं अनुसूची में नहीं है, 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में किन किन राज्यों का है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका अंतिम में मिजोरम। ये 4 राज्य आपके 6वीं अनुसूची के तहत आते हैं, तो 5वीं अनुसूची में नहीं आता है, केवल पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नवी अनुसूची में किस वर्ष के पश्चात सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाने लगी। नवी अनुसूची में किस वर्ष के पश्चात सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जाने लगी, आप कहेंगे वर्ष 1975 में न्यायिक समीक्षा जो है की जाने लगी थी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। प्रथम अनुसूची में कौन शामिल नहीं है इसकी बात की जा रही है, तो वहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप कहेंगे राज्यों के नाम एवं न्याय क्षेत्र शामिल है प्रथम अनुसूची में, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं भी शामिल हैं, तो प्रथम अनुसूची में दोनों ही शामिल है, सी ऑप्शन पे कहेंगे, टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने हेतु प्रतीत होता है। राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतीत होता है आर्टिकल 326 या आर्टिकल 327, और यहां पर और ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टिकल 328 और आर्टिकल 329। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोबारा से। राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल राजनीतिक समता को सुनिश्चित करने आर्टिकल 326 आर्टिकल राजनीतिक समता के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रतीत होता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदार का प्रावधान जो है रखा गया है। न्याय की संकल्पना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। न्याय की संकल्पनाओं के बारे में प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप बताए गए हैं, पर ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बिल्कुल ठीक बात लिखा है। किसी विशेष वर्ग की परिस्थितियों की अनुपस्थिति में सामाजिक न्याय को संदर्भित करता है, करेक्ट है। अनुपाती न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप है, ये भी करेक्ट है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे डी वाला, उपयुक्त में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है सही ना हो, ऐसा है ही नहीं। निम्नलिखित के में से प्रस्तावना के तत्व में सम्मिलित है। प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं इसकी बात की जा रही है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना में संविधान के अधिकार का स्रोत भाई शामिल है, अधिकार की भारत की प्रकृति शामिल है, संविधान का उद्देश्य शामिल है, प्रस्तावना के निर्माण की तिथि शामिल नहीं है, तो 1, 2, 3 यहां पर सही रहेंगे। तो आज का टेस्ट का सीरीज का हमने बात किया, टेस्ट नंबर 2 का पॉलिटी का टेस्ट था, जिसके हमने एक आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं, पूरा 75 क्वेश्चनों को जो है लगा दिया है। जैसे कि हमने बताया आपको हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो, चाहे वो मेक आईएएस की हो, दृष्टि की हो, ध्येय की हो, है ना, संस्कृत आईएएस की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, मल्टीपल कोचों की टेस्ट सीरीज जो आती है वो सभी टेस्ट सीरीज आप जो है डाउनलोड कर पाओगे हमारे ऐप से और प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही चीजें आपको जो है मिल जाती हैं पीडीएफ फॉर्म में, एक बार जाके चेकआउट जो कर लीजिए। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे दिया है। इसी तरह टेस्ट सीरीज को लगाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद।